हे एवरीवन, वेलकम टू NCERT इजी एक्सप्लेनेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन किस तरह से होता है और काउंटर करेंट मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें इन्वॉल्व होती हैं और उसका मैकेनिज़्म क्या है। फिर हमने वहाँ पे देखा था कि दो चीज़ें हैं, दैट इज़ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा, जो कि काउंटर करंट करवा रहे थे। और नतीजा ये निकला था कि जो भी फिल्ट्रेट किडनी के अंदर आया था, जब फाइनली वो यूरिन भर के हमारे बॉडी से बाहर निकला तो उसका जो कंसंट्रेशन था फिल्ट्रेट की कंपेरिजन में 4 गुना ज़्यादा था। मतलब कि वो यूरिन जो होता है 4 गुना कंसंट्रेटेड होता है इन कंपेरिजन टू फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम समझेंगे कि किडनी ये सारी चीज़ें रेगुलेट करता कैसे है। तो देखो बच्चों, रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है किडनी को? तो वो इसलिए ज़रूरी है कि बॉडी है, बॉडी के अंदर हो सकता है कि कभी वाटर या इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो जाए, ये भी हो सकता है कि कभी वो चीज़ कम हो जाए। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अगर मान लो कि तुमने धूप में काम किया, बहुत ज़्यादा तुमने मेहनत किया, तुम्हारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई, हो सकता है ना। तो वैसे कंडीशन में तुम्हारा किडनी कैसे दूसरे ऑर्गन को मेंटेन करेगा, कैसे तुम्हें ठीक ठाक रखेगा? तो उसके लिए किडनी ने कुछ रेगुलेशन अप्लाई किए हैं, कुछ रास्ता निकाला है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। The function of kidney is efficiently monitored and regulated by the hormonal feedback mechanism. Important point, that is hormonal feedback mechanism. ठीक है, हार्मोन की वजह से जो कि इन्वॉल्व होता है हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड सर्टेन हार्ट। यानी कि 3 चीज़ें हैं, 3 ऑर्गन हैं जो कि इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। पहला चीज़ कि हाइपोथैलेमस से भी रेगुलेट होता है, दूसरा जेजीए से होता है, तीसरा हार्ट से होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर देखो बच्चों, पहले समझो चीज़ों को। हमारे बॉडी के अंदर हर एक जगह पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, टच के लिए अलग रिसेप्टर हैं, वाटर के लिए अलग हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग हैं, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसेप्टर लगे हुए हैं। तो ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। जैसे ही तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम चेंज करेगा, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम चेंज करेगा या फिर आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज करेगा, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। करेंगे क्या? एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर से तुम्हारा जैसे ही बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा या फिर फ्लूइड लॉस होगा, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स थे वो एक्टिवेट कर देंगे, रिसेप्टर्स जो है एक्टिवेट हो जाएंगे और स्टिमुलेट कर देंगे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि रिलीज़ करेगा एडीएच। याद करो, जब मैंने हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तो एडीएच के बारे में मैंने बताया था कि एडीएच, जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो स्टोर हो रहा था, अब वो बन रहा था हाइपोथैलेमस में। मैंने जब तुम लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था केमिकल कंट्रोल वाले चैप्टर में कि जो हाइपोथैलेमस होता है वहाँ से 2 हार्मोन निकलता है, दैट इज एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन, और दूसरा हार्मोन था ऑक्साइटोसिन। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं लेकिन स्टोर होते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और जब ज़रूरत होता है तो वहाँ से निकल के पूरे बॉडी में जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे उस चीज़ का ज़रूरत पड़ रहा है। तुम्हारे बॉडी में पानी का कमी है, तुम्हारे बॉडी के हर एक जगह पे ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। अब ये रिसेप्टर्स स्टिमुलस भेजे दिमाग के पास, बोले कि ए दिमाग, हाइपोथैलेमस को बोलो कि बॉडी के अंदर पानी का कमी है, कुछ रास्ता निकाले। पिट्यूटरी को बोले कि वो एडीएच को रिलीज़ करे ताकि हम जिंदा रह पाएँ। तो हाइपोथैलेमस बोलता है कि अच्छा रुको बाबू, अभी अभी बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस बोलता है कि पिट्यूटरी को, ए पिट्यूटरी, तुमको दिए थे ना एडीएच, चलो एडीएच को वापस निकालो और बॉडी में भेजो। तो पिट्यूटरी बोलता है कि ठीक है, डेट इज़ न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलता है कि ठीक है, एडीएच को हम भेज देते हैं। तो एडीएच निकलता है वहाँ से, ठीक है, वो पहुँच जाता है ट्यूब्यूल में। एडीएच निकलता है, घूमते फिरते मस्ती के साथ पहुँचता है किडनी के पास, और किडनी में भी पहुँचता है ट्यूब्यूल के पास। ठीक है, ताकि अब वहाँ पे जाके बोलता है कि हाँ बोलो क्या काम है। तो बोलता है कि प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को प्रिवेंट करने के लिए। अब वहाँ पे गया, होता क्या है कि एन इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच द ऑस्मो रिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। अब क्या होता है कि
ये आया, अपना काम किया, एडीएच आया किडनी के पास, अपना काम किया, वापस से ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल किया, और फिर जैसे ही नॉर्मल हो जाएगा एक वापस से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है और बोलता है दिमाग को कि अब तुम एडीएच को रोक दो, तो अब एडीएच रुक जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि एडीएच कैन ऑल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल के ऊपर वो कंस्ट्रिक्टरी इफेक्ट करता है। दिस काउज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर की वजह से जीएफआर बढ़ जाता है। अभी तो तुम्हारे बॉडी के अंदर ये सब कम था ना, तो अब उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। तो नॉर्मल करने के लिए क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स तुम्हारा था उसको अब वो कंस्ट्रिक्ट करता है। जब कंस्ट्रिक्ट करेगा तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारे बॉडी के अंदर जो कि पानी का कमी हो गया था, ब्लड का प्रेशर घट गया था, वो बढ़ जाता है। दूसरा चीज़, जेजीए प्ले ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। ए फॉल इन जीएफआर जैसे ही कम होता है, ये तो काम था हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस कैसे किया, तो एडीएच को भेजिए। अब देखो ये दूसरा कंडीशन है, दूसरे लोग हैं ये लोग क्या करते हैं कि जेजीए कहाँ पे प्रेजेंट है, याद करो किडनी में जेजीए प्रेजेंट था। तो जेजीए क्या करता है, वहाँ पे एक मैंने जेजीए सेल के बारे में बताया था। ये जेजीए सेल जो होता है वहाँ से एक सबस्टांस निकलता है जिसको हम लोग रेनिन बोलते हैं। ये रेनिन क्या करता है कि ब्लड के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग एंजियोटेंसिनोजेन बोलते हैं। एंजियोटेंसिनोजेन बनता है लिवर के अंदर। देखो बच्चों, ज़्यादातर जितने भी प्रोटीन हैं, ज़्यादातर प्रोटीन लिवर के अंदर बनते हैं। तो एंजियोटेंसिनोजेन भी कहाँ बना, एकदम यूनिवर्सल रूल है, रटो मत, समझ लो कि एंजियोटेंसिनोजेन भी कहाँ बनेगा, तो लिवर के पास बनेगा। तो रेनिन क्या करता है, इस बनेगा लिवर में, लेकिन फिर वो आ जाता है ब्लड में। ठीक है, तो रेनिन एक्शन करेगा एंजियोटेंसिनोजेन पे। देखो ये रेनिन है, ये इसके ऊपर एक्शन किया, इसको फिर वो कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में। ये एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट जो होता है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में। कब ये भी एक कन्वर्ट होता है, एक फैक्टर उसको मिलता है जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्टिंग एंजाइम, दैट इज़ ACE। यहाँ ये लंग्स से निकलता है और ये एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड जो होता है वो वापस से इस काम को ब्लड प्रेशर को नॉर्मल यानी कि बीपी को बढ़ाने का काम करता है। अब चलो एक बार पूरी कहानी फिर से समझ लो कि रेनिन का एक्शन हुआ एंजियोटेंसिनोजेन पे, एंजियोटेंसिनोजेन कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिनोजेन फर्स्ट में, ये कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिनोजेन सेकंड में। एंजियोटेंसिनोजेन जो होता है सेकंड, वो एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जाहिर सी बात है, अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा इसका काम ये होता है कि ये एक्टिवेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। एड्रीनल कॉर्टेक्स जब मैंने पढ़ाया था तो याद करो, वहाँ से एक एल्डोस्टेरोन के बारे में बताया था, वो निकलता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो रीऑब्जर्व कर देता है सोडियम को और वाटर को फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, जिसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है जीएफआर, और इस तरह से वापस से ब्लड का फ्लो नॉर्मल हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन मैकेनिज्म, या फिर इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, डैट इज़ रास मैकेनिज्म। तुमने नाम सुना होगा रास मैकेनिज्म के बारे में। तो वो ये हो गया। दूसरा मैंने अभी बताया जेजीए एपरेटस के बारे में, वो भी हो गया। ये दोनों चीज़ें कब हुई, जब हमारे ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम हो रहा, सॉरी बॉडी के अंदर वाटर कम था। नाउ द सेकेंड इज़ कि हो सकता है अब बढ़ जाए। अब तुम्हारे बॉडी के अंदर तुमने इतना पानी पी लिया ठंडी के दिन में कि अब उसका तुमको ज़रूरत ही नहीं है। तो एंड इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो तुमने बहुत पानी पी लिया, तो अब दिल के पास तुम्हारा बहुत पानी जा रहा है, यानी कि फ्लूइड बढ़ गया। तो दिल क्या बोलेगा कि यार, दिल का जो एट्रिया होता है, एट्रिया बोलेगा कि लग रहा है कि बहुत पानी है। तो एट्रिया के पास जो रिसेप्टर रहेंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग ANF फैक्टर बोलते हैं, डैट इज़ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, वो रिलीज़ होगा। ये ANF क्या करता है कि ये वैसो डायलेशन का काम करता है। फॉर एग्जांपल ये एक नली है, ठीक है, इसमें एक बड़ा सा नाला है, यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है, ठीक है। तो अभी जितना प्रेशर होगा, अगर इसका तुम ये चौड़ाई बढ़ा दो तो अब जाहिर सी बात इसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो ब्लड प्रेशर भी इसका कम हो जाएगा। तो वैसा ही ना कंडीशन बॉडी में भी चल रहा है, कम हो गया। ANF कैन काउज वैसोडाइलेशन, जिसकी वजह से
जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। ANF भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो ये था रेगुलेशन ऑफ द किडनी। मिलते हैं अगले वीडियो, डैट इज़ मैक्यूरेशन के बारे में।